नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो हिंदी साहित्य में आप कह सकते हैं मील का पत्थर है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। जी बिल्कुल। कालजाई रचना। हाँ, और हमारा आज का ये जो विमर्श है, ये मैला आंचल एक गांव की गाथा के विश्लेषण पर आधारित है। और ये विश्लेषण वाकई उपन्यास की आत्मा तक ले जाता है। हम्म। सोचिए, साल है 1954। भारत को आजादी मिले कुछ ही साल हुए हैं। हवा में एक नए देश को बनाने का सपना है। जी, उम्मीदों का दौर था। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो थोड़ी अलग है। और उसी हकीकत का एक आईना है बिहार के पूर्णिया जिले का एक गांव मेरीगंज। दूरदराज पिछड़ा हुआ। बिल्कुल, मेरीगंज। और यहीं मैला आंचल खास हो जाता है। मतलब ये कोई सपनों का सुंदर सा गांव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण साफ कहता है, रेणु ने यथार्थवाद को चुना। मेरीगंज में गरीबी है, बीमारियां हैं, कीचड़ है और एक तरह की सामाजिक और राजनीतिक सड़ान भी है। ये मैलापन जो है। हाँ, बिल्कुल। पर कमाल ये है, और यही हम आज समझने की कोशिश करेंगे, कि इसी मैलेपन के बीच इंसान की जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा, जी 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 विशाल। उसकी उम्मीदें, उसका संघर्ष, वो कैसे न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि पनपता भी है। तो चलिए, मेरीगंज की इसी दुनिया में जरा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, मेरीगंज दिखता कैसा है? जैसा हमने कहा, ये वो रोमानी तस्वीर नहीं है जो हम अक्सर गांव की बना लेते हैं। नहीं, असलियत काफी कठोर है। सामग्री भी यही बताती है। चारों तरफ कीचड़, भयंकर गरीबी, बीमारियां फैली हुई हैं, खासकर मलेरिया। उसका तो जबरदस्त प्रकोप है। हाँ, मलेरिया, काला आजार, ये सब आम था। और ये समय है 1954 का। नया नवेला आजाद राष्ट्र अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो मेरीगंज एक तरह से उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा मगर बहुत सच्चा अक्स है। बिल्कुल सही कहा आपने। और रेणु का ये जो बेबाक यथार्थवादी चित्रण है ना, ये उस दौर के हिसाब से देखें तो बहुत क्रांतिकारी था। अच्छा, कैसे? देखिए, आज़ादी के बाद अक्सर एक आदर्श भारत की तस्वीर पेश करने की कोशिश होती थी। सुनहरा भारत। हाँ, वो एक उम्मीद जगाने वाली बात थी। जी। लेकिन रेणु ने बिना किसी लाग लपेट के गांव की जो नंगी सच्चाई थी वो सामने रख दी। विश्लेषण भी ये इशारा करता है कि मेरीगंज की जो हालत थी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की बुरी दशा, गहरी सामाजिक रूढ़ियां, ये असल में नए राष्ट्र के सामने जो पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं, उन्हीं का प्रतिबिंब था। तो ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रह जाती, ये उस वक्त के भारत की कहानी बन जाती है। और इसी कठोर बेरहम माहौल में कुछ लोग हैं जो सपने देखते हैं, जो बदलाव चाहते हैं। इनमें सबसे पहले जिक्र आता है डॉक्टर प्रशांत का। हाँ, युवा डॉक्टर, आदर्शों से भरा हुआ। शहर की पढ़ाई, आराम छोड़कर मेरीगंज आता है। जज्बा है कि लोगों की सेवा करनी है, विज्ञान से, डॉक्टरी से गांव को बदल देना है। जी, एक नेक इरादा लेकर। लेकिन गांव पहुंचते ही उसे जो अनुभव होता है वो उसे हिला देता है। उसे लगता है बात सिर्फ मलेरिया या काला आजार की नहीं है, मामला कुछ और है। सही कहा। प्रशांत का ये जो मोहभंग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है उपन्यास में। उसे जल्दी ही ये समझ आ जाता है कि असली बीमारी तो लोगों की सोच में है, समाज के ढांचे में है, यहाँ की राजनीति में है। अच्छा, मतलब शारीरिक बीमारी से ज्यादा गहरी बीमारी। हाँ, गरीबी, अंधविश्वास, फिर ये जातिवाद, राजनीतिक गुटबंदी, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे आप सिर्फ दवा की गोलियों से नहीं सुलझा सकते। विश्लेषण भी इसी पर रोशनी डालता है कि प्रशांत का आदर्शवाद गांव की उस जड़ सच्चाई से टकराकर कैसे चकरा जाता है। वो इलाज करने आया था, पर उसे लगता है समाज खुद ही बीमार है। और एक दूसरा किरदार है, वो भी आदर्शों वाला, बालदेव। गांव का स्कूल मास्टर। जी, बालदेव। उसके मन में भी वही याद है कि शिक्षा ही रोशनी है, इसी से गांव का अंधेरा दूर होगा, लोग जागरूक बनेंगे, समाज बेहतर होगा। एक बहुत ऊंचा सपना। लेकिन उसका रास्ता भी आसान नहीं है। गांव वालों के लिए तो सीधी सी बात है, पहले पेट भरना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तो बाद में आएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। और बालदेव का संघर्ष यही दिखाता है कि कैसे नेक इरादे भी इन सच्चाइयों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। मतलब ये कि विश्लेषण बताता है उसके प्रयासों पर गांव की जो सामंती सोच है, जो राजनीति है, वो हावी रहती है। सामंती सोच यानी वो जहां कुछ लोगों का ही दबदबा हो। हाँ, जहां ताकत कुछ ही हाथों में हो और आम आदमी की आवाज दब जाए। शिक्षा बदलाव लाएगी, बिल्कुल लाएगी, लेकिन बदलाव से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, ये सारे हिसाब किताब बालदेव के आदर्शों पर भारी पड़ते हैं। उसे लगातार रुकावटें झेलने पड़ती हैं। तो ये दोनों किरदार, प्रशांत और बालदेव, ये एक तरह से आधुनिक सोच
और वो जो पुराना जड़ जमा चुका ढांचा है उसके बीच का टकराव दिखाते हैं। सही, बिल्कुल प्रतीक हैं इस टकराव के। वे कोशिश तो करते हैं, पर क्या उनकी ये कोशिशें काफी हैं? क्या वो सच में कुछ बदल पाते हैं? जी, ये एक बुनियादी सवाल है जो उपन्यास उठाता है और विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, प्रशांत और बालदेव नायक तो हैं, पर वो जो व्यवस्था है वो इतनी बड़ी और जटिल है कि वे अक्सर खुद को उसमें फंसा हुआ असहाय पाते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ व्यक्तिगत अच्छाई या किसी एक इंसान के आदर्शवाद से इन गहरी व्यवस्थागत समस्याओं को बदलना कितना मुश्किल है। उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो वो बस बीज बोने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं वे बदलाव के बीज बोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन इतनी पथरीली है, इतनी उबड़-खाबड़ है कि अंकुर फूटना भी मुश्किल लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ नेक इरादों के अलावा और क्या चाहिए होता है असली बदलाव के लिए। इन आदर्शों और व्यवस्था के टकराव के साथ साथ कहानी में एक और परत खुलती है, प्रेम की, और वो भी जाति और सामाजिक बंधनों के बीच। यहाँ कमली का किरदार आता है। जी, कमली एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र। सामग्री बताती है कि वो निचली समझी जाने वाली जाति की है, गरीब है, लेकिन उसमें एक सहज सुंदरता है, मासूमियत है। वो बालदेव के स्कूल आती है और धीरे धीरे अपने मास्टर जी यानी बालदेव के लिए उसके मन में प्रेम पनपने लगता है। और ये प्रेम कहानी ये मेरीगंज के उस सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, यहाँ जाति व्यवस्था का मतलब सिर्फ अलग अलग समूह नहीं है। ये एक कठोर सीढ़ी है जहाँ आपका जन्म ही तय कर देता है कि आपके अधिकार क्या हैं, समाज में आपकी जगह क्या है, आपका मान सम्मान कितना होगा, और शायद ये भी कि आप किससे प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। कमली का बालदेव जो ऊंची जाति का है, इससे प्रेम करना ये उस पूरी व्यवस्था के लिए एक खामोश चुनौती है। तो क्या गांव इस प्रेम को आसानी से मान लेता है? कहाँ? बिल्कुल नहीं। यही तो इस कहानी की त्रासदी है। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि ये जो मासूम सा प्रेम है, ये गांव की गंदी राजनीति और उन गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों का शिकार बन जाता है। शिकार मतलब कमली को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके प्रेम को, उसकी इज्जत को, दोनों को कुचलने की कोशिश होती है। ये दिखाता है कि उस व्यवस्था में औरतें, खासकर निचली जातियों की औरतें, उन्हें इंसान कम और एक वस्तु ज्यादा समझा जाता था। कमली का चरित्र उस दर्द और शोषण का प्रतीक बन जाता है जो समाज के सबसे कमजोर लोगों को अक्सर झेलना पड़ता है। तो एक तरफ ये प्रेम और जाति का संघर्ष है और दूसरी तरफ मेरीगंज की राजनीति। ऐसा लगता है ये छोटा सा गांव जैसे पूरे भारत की राजनीतिक खींचतान का एक छोटा मॉडल बन गया हो। हाँ, ये पहलू बहुत दिलचस्प है। विश्लेषण भी यही कहता है। गांव में सब हैं कम्युनिस्ट सोच वाले लोग, सोशलिस्ट पार्टी के लोग, सत्ताधारी कांग्रेस के नेता, और सबके बीच जबरदस्त खींचतान। हाँ, गुटबाजी, सत्ता की लड़ाई। उपन्यास चुनावी माहौल का बड़ा जीता जागता चित्र खींचता है। कैसे जहरीले नारे लगते हैं, भड़काऊ जुलूस निकलते हैं, अफवाहें उड़ाई जाती हैं, और कैसे ये सब चीजें गांव के आपसी भाईचारे को खत्म कर देती हैं। गांव विचारधाराओं और स्वार्थों के नाम पर बुरी तरह बंट जाता है। और इसका उस समय की राष्ट्रीय राजनीति से क्या जुड़ाव दिखता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मेरीगंज में जो हो रहा था वो उस वक्त के नए नए आजाद हुए भारत के कई हिस्सों में हो रहा था। लोकतंत्र नया नया था। हाँ, बिल्कुल। नई राजनीतिक पार्टियां बन रही थीं। पुरानी जो सामंती ताकतें थीं वो अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहती थीं। तो इस उथल पुथल में आदर्शों और जमीनी राजनीति का टकराव तो होना ही था। और विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे प्रशांत और बालदेव जैसे लोग जो असल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो इस राजनीतिक कीचड़ का निशाना बनते हैं। कैसे? उन पर आरोप लगते हैं। जी, प्रशांत पर झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि वो कम्युनिस्ट है, बाहर से आया है, गड़बड़ी फैला रहा है। बालदेव को पुरानी व्यवस्था का समर्थक बताकर बदनाम करने की कोशिश होती है। बाप रे, मतलब जो सच में काम करना चाह रहे थे उन्हीं के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। बिल्कुल, उनके नेक इरादे, उनका काम, वो सब राजनीतिक दांवपेच की भेंट चढ़ जाते हैं। ये दिखाता है कि राजनीति जब सिर्फ सत्ता का खेल बन जाती है तो वो समाज की अच्छी कोशिशों को भी कैसे कुचल सकती है। ये उस वक्त की कड़वी सच्चाई थी और शायद आज भी कहीं ना कहीं ये सच है। और ये जो राजनीतिक गहमा गहमी है ये सिर्फ बहस और इल्जामों तक ही नहीं रहती है, हिंसा तक पहुंच जाती है। हाँ, उपन्यास में एक ऐसी घटना है जो दिल दहला देती है। वही चुनावी उन्माद वाली घटना। जी, एक जुलूस निकलता है, भड़काऊ भाषण होते हैं, माहौल बिगड़ता है, हिंसा भड़कती है और फिर गोली चलती है। और उसमें एक बेगुनाह, एक मासूम इंसान मारा जाता है। हाँ, ये हिंसा और मौत उपन्यास का एक बहुत अहम मोड़ है। ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं है,
ये प्रतीक है उस राजनीतिक जहर का, उस सामाजिक तनाव का जो गांव में धीरे धीरे बढ़ रहा था। विश्लेषण इसे राजनीतिक स्वार्थ और नफरत के भयानक नतीजे के तौर पर देखता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े नारों और विचारधाराओं की लड़ाई में आम बेगुनाह लोग पिस जाते हैं। इस घटना के बाद पूरा गांव सन्न रह जाता है, एक डर और अविश्वास का माहौल बन जाता है। तो इस भयानक घटना के बाद क्या प्रशांत और बालदेव जैसे लोग हार मान लेते हैं? उनके आदर्श क्या वहीं खत्म हो जाते हैं? नहीं, और यही बात मैला आंचल को और भी ज्यादा असरदार बनाती है। अच्छा। हाँ, विश्लेषण बताता है कि प्रशांत और बालदेव हिल जरूर जाते हैं, उन्हें सदमा लगता है, लेकिन वे हारते नहीं हैं। प्रशांत वो और भी ज्यादा लगन से अपने डॉक्टरी के काम में जुट जाता है। जैसे वो सेवा करके उस हिंसा का जवाब दे रहा हो। कुछ ऐसा ही जैसे वो दर्द और तकलीफ को कम करके उस नफरत का सामना करना चाहता हो। उसका विज्ञान पर भरोसा कम नहीं होता। और बालदेव भी टूटता है, पर वो भी फिर से उठता है। वो अपना स्कूल फिर से खोलता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। अब उसके लिए शिक्षा सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। तो क्या बन जाती है शिक्षा उसके लिए? वो अंधविश्वास के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, इन राजनीतिक साजिशों के खिलाफ एक हथियार बन जाती है। उनका ये दोबारा उठ खड़ा होना, अपने काम में फिर से लग जाना, ये अपने आप में उम्मीद की एक किरण है। ये दिखाता है कि गहरी निराशा के बीच भी इंसान का जज्बा, उसका आदर्शवाद, वो पूरी तरह मरता नहीं है। संघर्ष चलता रहता है। और कमली, उसका क्या होता है इस सब के बाद? उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है? कमली की कहानी वो दिल को छूती भी है और दुखाती भी है। सामग्री के अनुसार वो शारीरिक रूप से तो बच जाती है, पर जो कुछ उसके साथ हुआ उससे उसकी मासूमियत चली जाती है। उसका प्रेम कुचल दिया जाता है। उसे समाज में अपनी जगह का, अपनी सीमाओं का कड़वा एहसास हो जाता है। वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी जिंदगी से हार नहीं मानती। वो जीती रहती है। हाँ, वो जी रही है, संघर्ष कर रही है। उसका चरित्र उस लचीलेपन का भी प्रतीक है और उस गहरी पीड़ा का भी जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले लोगों की किस्मत में होता है। वो टूटी है पर मिटी नहीं है। उपन्यास का अंत भी कहते हैं बड़ा सांकेतिक है। आखिर में जोर की बारिश होती है। जी बिल्कुल, मूसलाधार बारिश। और ऐसा लगता है जैसे ये बारिश गांवों की सारी गंदगी, वो कीचड़, नफरत, हिंसा के दाग सब धो रही हो। हाँ, एक तरह का शुद्धिकरण है ये, कैथारसिस। मेरीगंज में जिंदगी फिर से अपनी पटरी पर आने लगती है, लेकिन अब गांव पहले जैसा नहीं है। लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तो अंत में हार का भाव नहीं है? नहीं, विश्लेषण के अनुसार अंत में हार का भाव बिल्कुल नहीं है। लोगों की आंखों में भविष्य के लिए एक धुंधली सी ही सही पर उम्मीद बाकी है। वो जीने की इच्छा, जिजीविषा, वो अभी जिंदा है। तो ये जो शीर्षक है उपन्यास का, मैला आंचल, इसका मतलब सिर्फ बाहरी भौतिक गंदगी नहीं हुआ? नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है और विश्लेषण इसी प्रतीकवाद पर बहुत जोर देता है। क्या है वो प्रतीकवाद? मैलापन सिर्फ कीचड़ या धूल नहीं है, ये उस राजनीतिक भ्रष्टाचार का मैलापन है, उन सामाजिक रूढ़ियों का, उस जातिगत भेदभाव का, अज्ञानता और अंधविश्वास का मैलापन है, जो इंसानी आत्मा को, पूरे समाज को गंदा करता है, दूषित करता है। अच्छा। और रेणु इसी मैलेपन का टकराव दिखाते हैं किससे? इंसानी आत्मा की सहज पवित्रता से, उसके लचीलेपन से। वो प्रेम जो कमली में है, वो आदर्श जो प्रशांत और बालदेव में है, बदलाव का वो सपना जो कहीं ना कहीं हर किरदार में जिंदा है, चाहे कितना ही दबा हुआ क्यों ना हो। तो एक तरह से ये उपन्यास समाज का आईना हुआ? हाँ बिल्कुल, एक बेहद सच्चा और बेबाक आईना जो हमें हमारी कमियां दिखाता है। आम लोगों के रोज के संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उनकी त्रासदियां, सबकी कहानी कहता है। लेकिन साथ ही ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कल की तरफ इशारा भी करता है। ये याद दिलाता है कि इतनी गंदगी, इतनी निराशा के बाद भी इंसानियत की जो लो है वो बुझती नहीं है। ये उपन्यास सवाल खड़े करता है, सोचने पर मजबूर करता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस विमर्श का सार क्या समझें? क्या मैला आंचल सिर्फ 1954 के एक गांव की कहानी बनकर रह जाता है, या आज भी इसका कोई मतलब है? मेरे ख्याल से, और विश्लेषण भी यही कहता है, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद ज्यादा भी। सच में? कैसे? देखिए, गरीबी, पिछड़ापन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जातीय तनाव, राजनीतिक मौकापरस्ती, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे क्या आज खत्म हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों में और यहाँ तक कि शहरों में भी मौजूद हैं। हो सकता है उनका रूप थोड़ा बदल गया हो, उनकी तीव्रता कम या ज्यादा हो गई हो, लेकिन वो जड़ें,
वो कहीं ना कहीं अब भी गहरी हैं। तो मैला आंचल हमें ये याद दिलाता है कि ये जो व्यवस्था की समस्याएं हैं ये कितनी जटिल और कितनी स्थायी हो सकती हैं, लेकिन साथ ही ये इंसान के जज्बे की ताकत को भी दिखाता है, जो लड़ता है, जो उम्मीद रखता है। बिल्कुल, चुनौतियां बदलती रहती हैं, पर इंसान का संघर्ष और उसकी उम्मीद करने की जो क्षमता है वो स्थायी है। शायद यही मैला आंचल का मूल संदेश है। तो शायद अगली बार जब हम किसी पिछड़े कहे जाने वाले इलाके से गुजरें या खबरों में वहां की कोई कहानी पढ़ें या देखें, तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से धूल, गरीबी या पिछड़ापन ही नहीं देखना चाहिए। सही कहा। विश्लेषण हमें ये सोचने को कहता है कि हम वहां प्रशांत जैसे किसी डॉक्टर के जज्बे को महसूस करने की कोशिश करें, बालदेव जैसे किसी टीचर के संघर्ष को देखें, या कमली जैसी किसी लड़की की अनकही पीड़ा और फिर भी जीने की उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करें। ये आवाजें आज भी हैं, बदलाव के लिए लड़ रही हैं। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जिसे शायद हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। आज के इस आधुनिक, डिजिटल, तेजी से बदलते भारत में मैला आंचल के कौन से पहलू आपको सबसे ज्यादा चुभते हैं, सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं? सोचने वाली बात है। और क्या हमारी ये जो आर्थिक तरक्की हुई है, जो विकास हुआ है, क्या उसने वाकई समाज की उन गहरी दरारों को भर दिया है, उन मैलेपन के धब्बों को मिटा दिया है, जिन्हें रेणु ने इतने साल पहले इतनी शिद्दत से दिखाया था? इसी गहरे सवाल के साथ हम फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल पर आधारित इस विस्तृत विमर्श को यहीं विराम देते हैं। हमने मैला आंचल, एक गांव की गाथा के विश्लेषण के जरिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति की कुछ परतों को खोलने की कोशिश की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।